गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज मैं फिर से जो मेरी कक्षाएं इंडियन इकोनॉमी में चल रही हैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जो आरबीआई की जो पृष्ठभूमि है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम शुरू करते हैं आरबीआई। जो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसकी संरचना और हम पढ़ेंगे इसके अलावा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। मौद्रिक नीति में भी कठोर मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। संरचना में हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य और इसकी भूमिका। आरबीआई की भूमिका क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसके कार्य, मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति, इतने हम चैप्टर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ से आरबीआई की जो नींव है वो पड़ी। एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो सेंट्रल बैंक हुआ करता था, जिसको बोलते थे इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 तक इसने कार्य करा। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। इसके दो कार्य हुआ करते थे उस टाइम, नोट जारी करना, एक था बैंकों का नियमन, या हम कह सकते हैं नियमन करना अन्य बैंकों का। इसकी जो कार्यालय हुआ करते थे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। बाद में एक कमीशन आता है रॉयल कमीशन नाम से, रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन जिसको बोलते हैं हम शाही आयोग। शाही आयोग जो आया था 1926 में आया था, यंग हिल्टन की अध्यक्षता में। ये कमीशन क्यों आया? दरअसल जो है आरबीआई मतलब जो आज की आरबीआई है, उस टाइम आरबीआई नहीं हुआ करता था, तो इंपीरियल बैंक हुआ करता था। तो जो रुपया था, अंग्रेजों का शासन था, रुपया की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रुपये की समस्या, इशू रिलेटेड टू द इंडियन करेंसी, उन्होंने एक जो है बुक भी छापी थी रुपये की समस्या को लेकर के, जिसमें बताया गया था कि रुपया को तब तक हम स्टेबल नहीं कर सकते जब तक कि उसकी परचेजिंग क्षमता है वो स्टेबल नहीं हो सकती। उसमें बहुत सारी उन्होंने कहानियां बताई, अंग्रेजों के तर्ज थे, किस तरीके से उन्होंने खारिज किए, अपने तर्क दिए। और फिर बाद में जो है आरबीआई की जो भूमिका यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आरबीआई की भूमिका में अहम भूमिका निभाई है। वो भूमिका किस प्रकार है हम उस पर नहीं जाएंगे, बस हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आरबीआई जो है अस्तित्व में आई, क्योंकि वही हमारा फोकस भी है।
रॉयल कमीशन आता है, शाही कमीशन 1926 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये 3 क्षेत्रीय कार्यालय हुआ करते थे। रॉयल कमीशन आता है 1926 में। आरबीआई एक्ट 1934 में इसके बाद लाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया। इसमें 1 अप्रैल 1935 से बैंकिंग जो आरबीआई एक्ट था वो उसको लागू कर दिया गया था एक तरीके से। बाद में जो है इसका मुख्यालय हुआ करता था उस टाइम, मुख्यालय हुआ करता था कलकत्ता। बाद में इसको जो है 1937 में इसमें मुंबई कर दिया गया। और गवर्नर उस टाइम जो इसके हुआ करते थे वो थे ऑसबर्न स्मिथ। उस टाइम इसकी जो पूंजी हुआ करती थी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास थी, जो कि निजी क्षेत्र की पूंजी हुआ करती थी। निजी क्षेत्र की पूंजी हुआ करती थी जनरली। इसका जो है बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। मतलब राष्ट्रीयकरण जब इसका हुआ तो इसके जो गवर्नर थे सीडी देशमुख होने, जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया, जो कि यही वो एक्ट था जिससे कि भारत में जितने भी बैंक आज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है कि ऐसे बैंक जिसमें गवर्नमेंट क्षेत्र की पूंजी अधिक है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसमें निजी क्षेत्र की पूंजी अधिक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसमें पूरी तरीके से आरबीआई अस्तित्व में आ गई 1 अप्रैल 1935 को। जो इस टाइम जो है वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, क्योंकि 30 का महीना हुआ करता था उस टाइम, वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून ये वित्त वर्ष हुआ करती थी उस टाइम। तो आपने ये सारी चीजें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1900, बाद में ही इसको 1955 में SBI 1955 में इसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि आरबीआई अस्तित्व में आ गई तो इंपीरियल बैंक के जो कार्य थे वो सारे आरबीआई करने लगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही बाद में एसबीआई बनाया गया, इसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि इसका कार्य था नोट जारी करना, नियमन करना। अब एक बैंक के रूप में अस्तित्व इसका हो गया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज का है। 1955 इसका इतिहास है। इसके 3 ब्रांच हुआ करते थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। मतलब जो मैंने पहले चेन्नई लिखा था वो मद्रास का ही पूरा एरिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, रॉयल कमीशन आता है 1926 में, यंग हिल्टन अध्यक्षता उसकी करते हैं। आरबीआई एक्ट लाया जाता है 1934 में।
1 अप्रैल, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें थे उन्होंने, अंग्रेजों ने उन चीजों को सीरियस लिया और उस पर काम किया, और काम करते हुए ही उस पर आगे बढ़े, तो आरबीआई एक्ट लाया गया। और उन्होंने इसी एक बैंक की उन्होंने जो है सिफारिश उन्होंने अपने जो लेख लिखे थे उसमें की, उसी का ही एक परिणाम था आरबीआई एक्ट लाया गया। मुख्यालय कलकत्ता से 1937 में मुंबई ट्रांसफर किया गया। गवर्नर इसके ऑस्बर्न स्मिथ थे, क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ था। पूंजी 5 करोड़ की थी, इसको निकाल दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब कि बैंक जो सरकारी क्षेत्र की पूंजी थी इसमें डाली गई। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आ गया। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पूरी तरीके से आरबीआई के जो कार्य थे वो दिखने लगे ग्राउंड लेवल पर। 1 जुलाई 30 जून उसकी वित्तीय वर्ष हुआ करती थी। एक चीज और यहीं पर ही समझ लेते हैं हम। एक होता है एक एक्ट होता है एक और एक्ट होता है कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट 19 शायद 2011 है। कॉइनेज एक्ट 2011। ये एक्ट क्या है, जो भारत सरकार है उसको सिक्के जारी करने की जो परमिशन है वो यहीं से ही मिलती है, कॉइनेज एक्ट से। पहले 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखना होता था, अब वो 200 करोड़ से बढ़ा करके 9 लाख करोड़, शायद 9 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 9 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ रिजर्व। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो है नोट जारी कब आरबीआई करेगा, किस स्थिति में करेगा, तो ये डिसाइड होगा इससे। 9 लाख करोड़ रुपए रिजर्व रखता है। 9 लाख करोड़ जब पूरे हो जाएंगे, जब 9 लाख करोड़ पूरा रिजर्व बना रहेगा उसके बाद ही नोट जो है छपेंगे। जब 9 लाख करोड़ में से जो खर्चा, जब ये 9 लाख करोड़ की जो रिजर्व प्रणाली है कम होगी, तभी ये नोटों का नियमन, मतलब कि छापना, जो प्रिंटिंग इसको बोलते हैं हम, प्रिंटिंग तभी हो पाएगी जब 9 लाख करोड़ का कोटा पूरा है। इसका मतलब है कि जितने भी नोट हैं उस नोट पर जो आरबीआई है वो ये कहता है कि हम वचन देते हैं। वचन का मतलब है वो प्रॉमिस करता है कि ये नोट 500 का है, भले ही उस कागज की वैल्यू 2 रुपये हो, क्योंकि उसने वचन दिया है। एक जो है एंटिटी है, एक संस्था है जो एक रेगुलेटेड संस्था है भारत सरकार के अंदर, एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी उसने वचन दिया है, तो हम उसकी जो बातें हैं, उसने जो वचन दिया है उसको पूर्णतः हम ये मानेंगे कि हाँ वो नोट 500 का है। अगर वो बाई चांस नहीं चलता है, कोई उसको स्वीकार करने से मना करता है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और नहीं चलता है, उसमें आरबीआई का उसमें रोल है कि आरबीआई की कोई गलती रही है, कोई मिस्टेक रही है, तो आरबीआई उस वचन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो रिजर्व प्रणाली से नए नोटों का इशू कर सकता है, मतलब कि उनको रिलीज कर सकता है। तो वो सारा जो जिस प्रणाली से नोट छपेंगे वो डिसाइड होगी ये रिजर्व कोटा प्रणाली। इस रिजर्व कोटे प्रणाली से ही नोटों का इशू होता है। नए जो अगर नोट नहीं चलते हैं तो दूसरे नोट आरबीआई छाप कर देगा। बाई चांस मतलब नोट नहीं चले तो ये आरबीआई की भूमिका यहाँ पर सामने आएगी कि आरबीआई जो है उस नोटों को ग्राउंड लेवल पर उतरवाएगी। इसके बाद में हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। आपने इसका इतिहास थोड़ा सा इस पर नजर डाली, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना में हम देखेंगे कि जो आरबीआई की संरचना है या जो संगठन है, संगठन का सीधा सीधा सा मतलब है जिन चीजों से वो मिलकर बनती है। आरबीआई की संरचना या संगठन हम जिसको बोले, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई।
इसमें मुख्यतः दो चीजों दो होती है। एक होता है केंद्रीय बोर्ड, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड, और एक होता है क्षेत्रीय बोर्ड। क्षेत्रीय बोर्ड कहें तो रीजनल बोर्ड कह सकते हैं, रीजनल बोर्ड, रीजनल बोर्ड। ये केंद्रीय बोर्ड हो गया। रीजनल बोर्ड दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। जनरली ये होता है कि जो केंद्रीय बोर्ड होता है वो दिशा निर्देश देने का कार्य होता है इसका, देना या गाइडलाइंस इशू करना, गाइडलाइंस इशू करना, गाइडलाइंस इशू करना, ये केंद्रीय बोर्ड का मसला होता है। इसमें क्या है, जैसे कि दिशा निर्देश वो क्या होंगे जो सेंट्रल बोर्ड इस रीजनल बोर्ड को देगा। ये रीजनल बोर्ड का कार्य क्या है कि जो बैंक है वो बैंक जो है विभिन्न क्षेत्र में है, जो भारत का जो क्षेत्र है उस बैंकों से कोऑर्डिनेशन करने का कार्य इस रीजनल बोर्ड का होता है कि भाई क्या स्थिति है। अब वो इसमें जो है क्षेत्र, जैसे कि मान लो रीजनल बोर्ड है तो ये रीजनल बोर्ड कृषि से संबंधित हो सकता है, या फिर हम कहें विनिर्माण से संबंधित हो सकता है, या कोई अन्य कोई विषय हो सकता है, ये हो सकता है। मान लो कि जैसे कि मुद्रा रिलीज करनी है, अब पैसों जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाने का कार्य आरबीआई करता है, उसको घटाना है या बढ़ाना है वो सब डिसाइड होगी इन जो क्षेत्रीय बोर्ड है उनसे पूछ ले। इसमें आप देख रहे होंगे ये दिल्ली का एरिया है जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मुंबई का एरिया है साउथ को रिप्रेजेंट करता है, और कलकत्ता का जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है आपको ईस्ट को, पूर्वी क्षेत्र को। और ये जो चेन्नई है, मतलब कि एक तरीके से ऐसे अगर हम डायग्राम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये इस तरीके से ये क्षेत्र बनाए हुए हैं, क्षेत्रीय बोर्ड बनाए हुए हैं ताकि सारा पूरा ऑल ओवर जो इंडिया है वो कवर अप हो जाए। चेन्नई को भी हम चेन्नई मान लो, यहाँ का ही मान लो, तो ये साउथ वेस्ट हो सकता है। तो ये सारे जितने भी जो भी एरिया हैं ये इसी हिसाब से डिसाइड हुए हैं ताकि जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इस सेंट्रल बोर्ड के सामने आ सके, और सेंट्रल बोर्ड जो है ये इस डिसीजन तक पहुंच सके कि आगे करना क्या है, आगे की रणनीति क्या होगी। मुद्रा जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाना है या बढ़ाना है, टाइटनिंग की पोजीशन, टाइटनिंग मतलब ब्याज दरों को बढ़ा देती है अगर आरबीआई, तो जो बैंक हैं जो आगे जो है लोन जो है महंगा दे देते हैं, तो उससे कंज्यूमर जो कस्टमर है बैंक का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी तो वो लोन को लेने से कतराएगा, लोन कम लेगा, क्योंकि उसको ब्याज रेट पे ज़्यादा ब्याज रेट पर लोन मिलता है तो उसकी भुगतानी भी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो इस डिमांड को घटाना है। अगर मान लो प्रोडक्शन का स्लो हो गया है, प्रोडक्शन घट गया है, आर्थिक समृद्धि कम हो गई, तो उस स्थिति में मुद्रा जो इंटरेस्ट रेट है उसको आरबीआई कम कर देती है। अगर आर्थिक समृद्धि दर अधिक बनी हुई है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो उस स्थिति महंगाई का सीधा सीधा सा मतलब है कि लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए हैं, लोगों की आमदनियां बढ़ गई हैं, लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है उसने अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। उस परचेजिंग पावर से बढ़ने से जनरली ये होता है कि लोग डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट के स्तर पर, और डिमांड क्रिएट करने से ही महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो
तो हर एक क्षेत्र में हर एक उस सेम पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना सही नहीं होता। अब पॉलिसी कौन सी एग्जीक्यूट करनी होगी वो क्षेत्र वाइज डिसाइड होगा। कि मान लो हमारा जो नॉर्थ का रीजन है उसमें एक अलग समस्या हो सकती है, साउथ के रीजन में अलग समस्या हो सकती है, कि हम ऐसी कौन सी एक पॉलिसी लेकर आ सकती है कि जाकि ना ये समस्या रहे ना वो समस्याएं रहे, आर्थिक समृद्धि भी बनी रहे, और मतलब कि किसी तरीके से महंगाई का जो सामना है वो एक टारगेट जो है हम अचीव कर पाए, वो इसका काम होता है। दिशा निर्देश ये देता है एक सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड में जो है कौन कौन होता है हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, ये इसकी एक ब्रांच होती है एक तरीके से हम कहें। एक होता है गवर्नर, एक होता है उप गवर्नर, एक उप गवर्नर हो गया, 4 आपके डिप्टी गवर्नर हो गए। इसके बाद आपके 10 डायरेक्टर हो गए, 10 हम निदेशक जिनको बोल रहे हैं निदेशक। इसमें लिख लो कृषि से संबंधित जो कृषि की वकालत करेगी कि कृषि क्षेत्र में ये स्थिति है, हमको ये करने की जरूरत है। एक होंगे विनिर्माण वाले, विनिर्माण, एक कोई अन्य क्षेत्र हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पॉलिसी एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। वो मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई एरिया हो सकता है, तो कोई भी एरिया हो सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि भारी उद्योग है, स्टील उद्योग है, इन सब का जो वो है एक लेखा जोखा इन सब में ही कवरअप होगा। और इसके साथ ही 2 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार के प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि। तो आपने देख लिया केंद्रीय बोर्ड है जिसमें जो है एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 निदेशक और 2 जो है इसमें क्षेत्रीय जो 4 हैं वो 10 के बाद में 4 और है इसमें जो 10 में जो है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इसमें कि ऐसा एक ब्रैकेट है जिसमें दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है और मुंबई है। ये बारी बारी से मान लो कि दिल्ली के कोई इशू है तो दिल्ली के जो वहाँ का जो क्षेत्रीय बोर्ड का अधिकारी होगा उसको बुलाया जाएगा। कलकत्ता का कोई इशू, कलकत्ता के उस रीजन पर बातचीत चल रही है तो उसको बुलाया जाएगा। जहाँ जिस चीज से रिलेटेड मीटिंग होंगी, अरे 1 वर्ष में मतलब हर 2 महीने में इसकी मीटिंग होना जरूरी है। मतलब 1 वर्ष में इसकी 6 मीटिंग्स का होना अनिवार्य है। 1 वर्ष में 6 मीटिंग्स का होना, या बैठ के हम कहें बैठ के का होना अनिवार्य है। तो सीधा सीधा से मतलब है 2 महीने में जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसको जो है उस पर मीटिंग होना जरूरी है। ये आरबीआई के सारे लोग डिसाइड करते हैं। अब इसमें वो 10 दिन में मीटिंग कर सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट विषय है तो 1 महीने में कर सकते हैं, हो सकता है 3 महीने नहीं करें। 6 मीटिंग्स का होना अनिवार्य है, ओवरऑल 2 महीने में 1 मीटिंग का होना अनिवार्य है। तो हम एक बार इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं कि आखिर, ताकि आपने ये सब चीज़ें लिखी ली होंगी अपने पूरे उसमें। हम पढ़ते हैं आरबीआई की संरचना।
आरबीआई की संरचना। आरबीआई के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित निर्णय आरबीआई के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित निर्णय केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। तथा केंद्रीय बोर्ड के दिशा निर्देशों को लागू करने तथा केंद्रीय बोर्ड के दिशा निर्देशों को लागू करने एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं साथ सामंजस्य बनाने हेतु बनाए रखने के लिए स्थानीय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं। 4 में है पहला दिल्ली, फिर मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है। स्थानीय बोर्ड विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देता है। तथा आरबीआई
क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय का भी प्रयोग होता है। देखो, आरबीआई के अंतर्गत सभी कार्यों से संबंधित निर्णय केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं तथा केंद्रीय बोर्ड के दिशा निर्देशों को लागू करने एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए स्थानीय बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में आरबीआई की 4 स्थानीय बोर्ड है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। स्थानीय बोर्ड विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देता है। आरबीआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रयोग करता है। इसमें अब सीधी सी बात इसमें स्पष्ट हो गई इतने बैकग्राउंड में कि केंद्रीय बोर्ड जो है लागू करवाएगा, गाइडलाइंस इशू करेगा, निर्देश देगा और ये भाई साहब जो है जो यहाँ सेंट्रल बोर्ड है ये सुझाव देंगे कि करना क्या है। सेंट्रल जो केंद्रीय करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को परामर्श देता है। हाँ, ये स्थानीय बोर्ड जो है सुझाव देते हैं इनको, केंद्रीय बोर्ड को सुझाव देने का कार्य करता है स्थानीय बोर्ड विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हितों को पूरा करने के लिए। आरबीआई अपने ऋणों को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का भी प्रयोग करता है क्योंकि उनसे भी पूछता है कि भाई उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। इसके अलावा जो है केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत हम इसकी स्ट्रक्चर में भी कहते हैं केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत एक गवर्नर, एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं और कौन होता है इसमें यहाँ पे लिख लीजिए अधिकतम 4 उप गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। ये बता देता हूँ।
4 निदेशक हैं। स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक में से एक, प्रत्येक में से एक। एवं सरकार द्वारा दो सदस्य, सरकार द्वारा 2 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अब वही कहानी केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक वर्ष में 6 बैठकें होती हैं। एक तिमाही में, मतलब एक 3 महीने में तो होनी चाहिए, वरना 2 महीने का प्रावधान है। एक तिमाही में एक बैठक का होना अनिवार्य है। चार निदेशक स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्येक में से एक होता है, और सरकार द्वारा 2 सदस्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक वर्ष में 6 बैठकें होती है। एक तिमाही में एक बैठक का होना अनिवार्य है। तो इतनी चीजें जो आपने छाप ली होंगी, तो हम आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं। आपने नहीं छापी है तो आप रोक करके इसको छाप लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसकी आरबीआई के जो कार्य हैं उसमें सीधी सी बात है कि आरबीआई क्या करता है, नए नोटों का निर्गमन यानी कि इशू करना, और दूसरा जो है बैंकों को रेगुलेट करना। तो ये सरकार का बैंकर है। एक पॉइंट तो हम ये लिखेंगे इसमें कि सरकार का बैंकर है। बैंकर कौन सी सरकार का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का बैंकर है। मतलब कि ये उनसे जो अतिरिक्त मुद्रा है उनके पास में, उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। और दूसरी चीज ये है कि उनको जरूरत पड़ी है तो वो लोन भी दे सकता है। आरबीआई जो बैंक है उनको जरूरत पड़ने पर बैंक भी दे सकता है।
ये जो है नए नोटों का निर्गमन करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बैंकों का रेगुलेशन करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कोई किसी क्षेत्र में बैंकों की शाखा खुलेगी या नहीं डिसाइड करने का कार्य है आरबीआई का। नए अगर किसी बैंक को अपनी शाखा ओपन करनी है या अपने बैंकों के जो कार्य है उनका विस्तार करना है तो आरबीआई की परमिशन से ही वो संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ एक संस्था है, तो उस पर ये उन अपने जो एरिया है भारत का एरिया उसका प्रतिनिधित्व करने का कार्य आरबीआई का होता है। आरबीआई के गवर्नर वहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना जो भी है वो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्पीच देते हैं, उससे रिलेटेड जो भी अपने एरियाओं में गतिविधि हो रही। इसके अलावा जो है लोग साक्षर नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट को लेकर के, तो बैंक उन लोगों को अवेयर करना, कोई फ्रॉड ना हो जाए उन सब चीज़ों को लेकर अवेयर करना, एक साक्षरता, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, ये सभी कार्य हैं। अब जो है इसमें जो है हम बारी बारी से लिख सकते हैं कि एक केंद्रीय बोर्ड के रूप में, एक विकासात्मक कार्यों के रूप में कौन कौन से कार्य हैं ये यहाँ पर लिखेंगे। विकासात्मक 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 कार्य एक है आपके केंद्रीय बोर्ड के रूप में, केंद्रीय बोर्ड के रूप में नए नोटों का विभिन्न बैंकों का नियमन करना जो महत्वपूर्ण कार्य है। हम लिखेंगे हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा है विभिन्न बैंकों का नियमन करना, दूसरा है कि नए नोटों का निर्गमन करना, निर्गमन न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत प्रणाली के तहत हिंदू रिजर्व प्रणाली के तहत के द्वारा बन सकते हैं। बैंक बैंकों का बैंकर, इसमें जो है लिखेंगे बैंकों का बैंकर। बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास सुरक्षित कर सकती है। आरबीआई के पास सुरक्षित कर सकती है, सुरक्षित नहीं संचित, आरबीआई के पास संचित कर सकती है। संचित का मतलब होता है स्टोर। दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हम आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से लोन ले सकती है। आवश्यकता पड़ने पर
आरबीआई से आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण ले सकती है। आरबीआई मौद्रिक विषयों पर परामर्श दे सकता है। दूसरा पॉइंट में इसमें आएगा, पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट वो था कि बैंकों का रेगुलेशन, दूसरा पॉइंट वो था मतलब नए नोटों का पहला पॉइंट था आपका विभिन्न बैंकों का नियमन करना, दूसरा था नए नोटों का निर्गमन करना, तीसरा पॉइंट में ये सारी चीजें कर लेते हैं जिसमें पॉइंट्स थे, और चौथे पॉइंट्स पे हम आ जाएंगे ये बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंकर जो सरकार का बैंक है। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर मतलब कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का विकासात्मक कार्य में इसको वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन एक लंबा चैप्टर है। समावेशन, समावेशन को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना पहला पॉइंट हो गया। वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेंगे कि तो बैंकिंग व्यवस्था का वही कागजी सिस्टम, पर्चा भरो, ये सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी। आप लोग को अवेयर करो, नेट बैंकिंग की सुविधा दो, या बैंकों को वहाँ पर नहीं, बैंक लोगों को वहाँ पर नहीं जाना पड़े, घर बैठे ही वो अधिकांश काम अपने कर सके, भीड़ का हिस्सा नहीं होना पड़े, समय बचे और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े, और जो है नए टेक्नोलॉजी समय के अनुसार अपग्रेड होती रहे। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना इसका कार्य है। साक्षरता इधर से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में बैंक खाता नहीं है तो ये आज की डेट में बैंक खाता का नहीं होना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति कमाएगा तो अगर अपने पास ही रखने लगेगा तो वो एक तरीका सही नहीं है। वो रखे, बैंकों के पास रखे, बैंक उस मुद्रा का उपयोग करके आगे लोन के रूप में दे सके। बैंक अपना भी कमा सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, और आगे जहाँ पर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो लोग भी आगे जो है रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट सृजन में इसका एक उपयोग हो सकता है कि साक्षर होना किसी व्यक्ति की जरूरी है कि भाई बैंक खाता खोलिए। वही एक रीजन था जो बैंक जो है जो एक स्कीम लेकर आई थी जिसमें जनधन अकाउंट जो है खोले गए थे बड़ी मात्रा में, वो एक वित्तीय साक्षरता को ही बढ़ावा देने का एक परिणाम था। बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना ही खा ले रहा है,
बचा नहीं रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि बैंकों के पास में मुद्रा इकट्ठी नहीं हो पाएगी, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। सेविंग्स नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो आगे जो है लोन के रूप में पैसों का जो है निवेश से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मान लो कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट करा, वहाँ पर एक कंपनी खड़ी करी, लोगों को रोजगार दिए और वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है पूरा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर सृजित हो जाता है। जैसे कि कोई कहीं से एक हाईवे निकल जाए तो उसके आसपास जो एरिया है वो डेवलप होने लगता है, वहाँ पर लोग अपने ठेले लगाने लगते हैं या फिर बाकी जो है कैंटीन खोल ली, रेस्टोरेंट खोल लिए, होटल्स खोल लिए, वो सब एक साधन उनका एक मतलब कि वो मतलब उनका एक कमाने का जरिया बन जाता है एक तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था हमारा, 5वां पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना, इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ब्रैकेट में लिख लो आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक भी बोल सकते हैं, विश्व बैंक। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, आप सीधा याद रख सकते हैं कि वो नए नोटों का इशू करता है, बैंकों का रेगुलेट करता है, बैंकों का बैंकर है, बैंकों के पास में अतिरिक्त धनराशि है उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है, और जो है बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण दे सकता है। ये सारे पॉइंट्स थे। और इसके अलावा जो सरकार का बैंकर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब उनको भी ऋण दे सकता है आरबीआई। और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका नेतृत्व करने का कार्य आरबीआई का है, क्योंकि वो बताता है वहाँ पे जाके कि हमारी अर्थव्यवस्था ने ग्रो करती है, वहाँ की जो संस्थाएं हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके उनको बुलाती है, इनवाइट देती है। और ये सब कार्य है विकासात्मक स्तर के, कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, आधुनिक तकनीक जो है उसका उपयोग करना, आधुनिकीकरण को बढ़ाना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके निवेश को बढ़ाना, निवेश से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। तो ये सारे एक तरीका है। आगे हम पढ़ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि हम ये सारे जितने भी पॉइंट्स है आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे का हिस्सा जो है वो पढ़ते हैं। मौद्रिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर डाउट होता है तो कमेंट के जरिए पूछ सकता है। सभी कमेंटों के आंसर जो है मैं देने की कोशिश करूँगा स्टार्टिंग के स्तर पर। बाद में क्लासेस लाइव होंगी तो हम क्लासेस में ही सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अभी हम चीज़ें लिखवाने की प्रैक्टिस करेंगे कि कोई क्वेश्चन आता है उसको भी यहाँ पर लेंगे। अभी हम एक स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में क्या है, हम सिर्फ एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अभी एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अभी सिर्फ नींव रखी जा रही है। जब फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर उसका जो इंटीरियर है वो सारी चीज़ें किस तरीके से वॉल होंगी, कितनी, वो सब चीज़ें जो है एक तरीका जो है हम लिखने की प्रैक्टिस वगैरह वो सारी चीज़ें करेंगे। केंद्रीय बैंक की वह नीति है, हम ये सीधा लिख लेते हैं। मौद्रिक नीति क्या है, कि मौद्रिक नीति क्या है, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समृद्धि दर है और जो आर्थिक से महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति और आर्थिक समृद्धि के बीच की कड़ी है मॉनेटरी पॉलिसी, जो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करती है। और ये क्या करती है, इसका कार्य है
मतलब जो है अगर हम जो आरबीआई है अपनी मुद्रा अपनी जो ब्याज दरों को कम कर लेती है या ज़्यादा कर लेती है, डायरेक्ट प्रभावित करती है बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग संस्थाओं को। बैंकिंग संस्थाएं से प्रभावित होते हैं कस्टमर, जो बैंक के कस्टमर है। जो मुद्रा की नीति है यही डिसाइड करती है कि मुद्रा आपूर्ति बाजार में कितनी होगी, मुद्रा की आपूर्ति कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, बैंक कितना कमा सकते हैं, यानी कि कितना साख के रूप में वो जो लोन के रूप में जो मुद्रा उनके पास में है, धनराशि उनके पास में है, रिलीज कर सकते हैं। ये डिसाइड करेगी ये पॉलिसी कि बैंक, अगर आरबीआई ने बैंकों को लोन जो महंगा दिया है तो महंगा ही कस्टमर को मिलेगा, तो सीधी तौर पर डिमांड उससे कम होगी और जो महंगाई है वो कम होगी। अगर आर्थिक मंदी की स्थिति है, आर्थिक मंदी की स्थिति में क्या है, मौद्रिक नीति जो है आरबीआई की जो नीति है वो कठोर हो जाती है, यानी कि कठोर मुद्रा जो है रिलीज होती है। ब्याज दरों का बढ़ जाने से कस्टमर को लोन महंगा मिलता है, उससे क्या है मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, घटने से महंगाई कम हो गई। और ब्याज दरों को अगर घटा दिया, ब्याज दरों को घटा दिया तो आपूर्ति बढ़ जाती है, आपूर्ति से डिमांड जनरेट होती है, आर्थिक मंदी की जो समस्याएं हैं वो दूर होती है, निवेश बढ़ता है, लोन बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ते हैं, तो आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। तो ये जो बैलेंस है कि आर्थिक समृद्धि को भी बनाए रखना है, महंगाई को भी कम करना है, ये डिसाइड करती है मौद्रिक नीति। तो इसी में ही हम लिख लेते हैं बैंक, केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय बैंक की वह नीति जो जिसके द्वारा मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में नियंत्रित मौद्रिक नीति कहलाती है। केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। मतलब मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। एक पॉइंट तो ये हो गया। तो मौद्रिक नीति कहलाती है, ये पॉइंट हमने लिख लिया है। मौद्रिक नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है। मौद्रिक नीति तरलता समायोजन में सहायक होती है। सहायक होती है किसी भी देश या किसी भी देश की आर्थिक नीति का वह हिस्सा है, या किसी भी देश की आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो ब्याज दर साख, यानी कि कोई बैंक कितना कमा पाएगा, मुद्रा आपूर्ति के आकार को
नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयास किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित करती है। तो ये होगा कि वह नीति जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है मौद्रिक नीति कहलाती है। मौद्रिक नीति तरलता समायोजन यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं में सहायक होती है। यह किसी भी देश की आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो ब्याज दर, साख, मुद्रापूर्ति का आकार को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको प्रयासों को प्रदर्शित करती है। यानी कि आरबीआई मुद्रा आपूर्ति और इन्फ्लेशन के बीच में जो सामंजस्य बना रही है, जो उसके एफर्ट्स हैं वो उनको दिखाती है कि यहाँ भी नीति सही है। अब हम इसके बात कर लेते हैं। आपने एक चीज नोट डाउन कर ली होगी, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपी लिख लो सीधा। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। ये जो तरलता शब्द है ना, लिक्विडिटी, इसको अभी हम समझेंगे कि ये होती क्या है। मुद्रा की तरलता, कोई मुद्रा कितनी तरल है, ये इसका टर्म से क्या रिलेटेड है, इसका भी मैं अर्थ आपको बताऊंगा। और कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता एवं आर्थिक संतुलन को बनाए रखना। कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता, आर्थिक संतुलन को बनाए रखना। ये जो है ना, नाम से ही कि किसी वस्तु की कीमत बनी रहे और कीमत डिमांड जो है बनी रहे और उसकी कीमत भी स्टेबिलिटी रहे, ये पॉलिसी डिसाइड करती है। क्योंकि अगर लोन जो है सस्ता कर दिया, ज़्यादा सस्ता कर दिया, तो क्या है, हर व्यक्ति परचेज करने लगेगा, होड़ मच जाएगी, हम खरीदेंगे, उस कीमत बढ़ जाएगी उसकी, तो कीमत बहुत उछाल आएगी। जैसे गोल्ड में अभी जो दौर चल रहा है उस तरीके से। विनिमय का मतलब है कि जो करेंसी है, रुपये गिर जाएगा और जो
विदेशी मुद्राएं हैं जैसे डॉलर है उसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो ये मतलब कि बाकी करेंसियों के मुकाबले रुपया का गिरना ये दिखाएगा कि अभी पॉलिसी में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे रुपया गिर जाता है, जिसमें मौद्रिक पॉलिसी की जो भूमिका है वो कम हो जाती है। बाकी जो फैक्टर हैं, बाकी जो कारक हैं वो ज़्यादा प्रभावी होने लगते हैं। तो विनिमय स्थिरता है आर्थिक संतुलन, मतलब इकोनॉमी का बैलेंस किस तरीके से चलाना है, ये सब नीति डिसाइड करती है। आय जो है औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण करना, आर्थिक समृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर सामंजस्य बनाए रखना। मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई द्वारा द्विमासिक आधार पर की जाती है। सामान्यतः मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। सामान्यतः जो मौद्रिक नीति है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में वही है कि ब्याज दरों को बढ़ा देंगे तो कठोर मौद्रिक नीति, घटा देंगे तो सस्ती मौद्रिक नीति। अभी हम वो भी पढ़ लेते हैं। मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, कीमत स्थिरता, विनिमय स्थिरता एवं आर्थिक संतुलन को बनाए रखना, औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना, और इसके अलावा मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण करना, आर्थिक समृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर के मध्य सामंजस्य बनाए रखना। और इसके अलावा है मौद्रिक नीति की समीक्षा केंद्रीय बैंक द्वारा द्विमासिक आधार पर की जाती है। दो प्रकार की होती है मौद्रिक नीति, वो प्रकार में हम डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं कठोर मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीति, एक और डिस्कस कर रहे हैं हम इसके मौद्रिक नीति। और एक है आपका सस्ती मौद्रिक नीति। संकुचित मौद्रिक नीति भी बोलते हैं इसको। और विस्तारित मौद्रिक नीति भी इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करके तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। तरलता को कम करने का प्रयास किया जाता है। इस नीति के माध्यम से समग्र मांग में जो ओवरऑल मांग है कमी आने लगती है। स्वरूप मुद्रापूर्ति मुद्रापूर्ति दर नियंत्रित होती है। यह नीति खुदरा आपूर्ति दर पर प्रभाव भी डाल सकती है। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है। इससे जैसे तरलता में वृद्धि होने लगती है।
उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि बढ़ाना होता है। यह नीति आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायक हो सकती है। इसके अंतर्गत RBI द्वारा ब्याज दरों में कमी की जाती है जिससे तरलता में वृद्धि होने लगती है। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना होता है। यह नीति आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायक हो सकती है। अब एक थोड़ा सा ना एक मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मौद्रिक नीति ये कठोर, ये सस्ती, ब्याज दर कम, ब्याज दर ज्यादा, तरलता ज्यादा। कठोर में क्या ब्याज दरों की ज्यादा होंगी और तरलता जो है कम होगी। ब्याज दर कम होंगी और तरलता अधिक होगी। इससे क्या है, इसको भी एक और बताइए। मुद्रास्फीति दर नियंत्रण, दर नियंत्रित और औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और साथ में यहाँ पर जो है आर्थिक समृद्धि तो आर्थिक समृद्धि दर ग्रोथ बढ़ती है। सस्ती मौद्रिक नीति में मुद्रा स्फीति दर नियंत्रण रहती है। कठोर मौद्रिक नीति में आर्थिक समृद्धि दर, ये इसका विपरीत प्रभाव है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कठोर मौद्रिक नीति के कारण क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उस स्तर पर आर्थिक समृद्धि दर नियंत्रित रहते हैं, आर्थिक समृद्धि दर भी बढ़ती है। कठोर मुद्रास्फीति और मान लो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया तो उस स्थिति में आर्थिक समृद्धि दर बढ़ने लगती है, और सस्ती मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति दर नियंत्रित रहती है। इसका रीजन जैसे कि मान लो आर्थिक मंदी की समस्या, आर्थिक मंदी में पैसा खर्च करना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, सुरक्षित रखना चाहता है कि कब कैसी जरूरत पड़ जाए। तो हम आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।